अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5th ग्रेविटेशन, जिसको हम उर्दू में तजाज़बा कहते हैं, इसके वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप सभी 11 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। पहले कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो बेसिक बातें थी, उस पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारे चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5.2 केपलर्स लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं। आपने 10th क्लास के अंदर आपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो आपका पहला चैप्टर था फिज़िक्स पेपर फर्स्ट के अंदर, साइंस के पेपर फर्स्ट में आपका पहला ही चैप्टर हमने आपको बताए थे, वो क्या था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वहाँ पर भी आपने केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट देखा था, वहाँ पर आपने केपलर्स लॉ पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम केपलर्स लॉ देखेंगे क्या है, उसके 3 लॉ है। ठीक है, तो उसके बाद में हम हर लॉ को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसका इम्पोर्टेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर बयान करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने अपने 3 लॉ बयान किए थे, और जो तीनों भी लॉ थे उनके वो सैयारों की हरकत के ऊपर थे। ठीक है, यानी उनके जो तीनों भी कानून हैं वो सैयारों की हरकत के ऊपर, उनके तीनों भी कानून क्या है, बने हुए हैं। तीनों भी कानून उनके जो है वो सैयारों की हरकत पर मुनस्सिर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केपलर्स के हमने आपको बताए थे, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हैं कि उनके जो 2 पहले लॉ है, केपलर फर्स्ट लॉ एंड केपलर सेकंड लॉ, वो दोनों जो लॉ है उनके जो सैयारों के लिए है, प्लैनेट्स के लिए है, वो उन्होंने 1609 के अंदर दोनों 2 लॉ दिए थे पहले। और जो उनका तीसरा लॉ था, ठीक है, ये तीसरा लॉ उन्होंने 1619 के अंदर पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम केपलर्स के तीनों भी लॉ देखने वाले हैं। केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जो केपलर्स के 3 लॉ है, उसमें जो पहला कानून है केपलर का, जिसको हम केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, उसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं केपलर फर्स्ट लॉ। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके हम इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं, इसलिए मैं इसको एक रफ पेज के ऊपर हम इसको देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम केपलर्स के लॉ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केपलर्स का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मदार का कानून। ठीक है, आपने 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर केपलर्स अपने फर्स्ट लॉ में क्या बयान करते हैं कि तमाम सैयारे जो सूरज के रिस्पेक्ट में गर्दिश कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो आसमान की तरफ, सूरज की सोलार सिस्टम की तरफ था। किसका? केपलर्स का। तो उन्होंने ख्याली तौर पर स्टडी की पिछली आर्यभट्ट की, इनकी गैलीलियो की जो कंसेप्ट थे, उनको उन्होंने बेस बनाकर अपने लॉ क्या किए, बयान किए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो पहला लॉ दिया था हमको, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, तो उनके मुताबिक या केपलर्स का फर्स्ट लॉ हमको ये कहता है कि तमाम सैयारे बैजवी मदार में क्या करते हैं, सूरज के अतराफ बैजवी मदार में गर्दिश करते हैं। तो बैजवी इलेप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरह से बनेगा, सर्कल की तरह नहीं होता है, जैसा हमारा एग होता है, अंडा होता है, उसकी तरह होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं केपलर्स अपने फर्स्ट लॉ में कि तमाम सैयारों का जो मदार होता है वो सर्कल के फॉर्म में नहीं होता है, दायरी मदार में नहीं गर्दिश करते हैं, बल्कि वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में, एक बैजवी मदार में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैयारे गर्दिश करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक हमने सैयारा यहाँ पर हमने कंसिडर किए, एक प्लानेट यहाँ पर हमने कंसिडर किए जो बैजवी मदार में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, तो अब किसके रिस्पेक्ट में गर्दिश कर रहा है, तो सूरज के रिस्पेक्ट में गर्दिश कर रहा है। ठीक है, इनका जो फोकस होगा या इनका जो फोसाई होगा वो क्या होगा, सूरज होगा। तो आपको एक बात, हम यहाँ पर ये लॉ को हम बाद में बयान करेंगे पूरा कंप्लीटली, पहले आप इलेप्टिकल ऑर्बिट को समझिए कि जो बैजवी मदार होता है वो इस शक्ल का होता है, और इसके अंदर हमको 2 फोसाई मिलते हैं। ठीक है, 2 सेंटर मिलते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यानी जो हमारा इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसके अंदर 2 सेंटर होते हैं। जैसे सर्कल के अंदर देखते हैं हम, अगर कोई सर्कल है तो उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही सेंटर होता है, लेकिन जो इलेप्टिकल शेप होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर हमारे को कितने सेंटर मिलते हैं, 2 सेंटर मिलते हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, जैसे दायरे में एक ही सेंटर होता है, इसके अंदर हम ऐसे बोल रहे हैं जस्ट कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो इन दोनों सेंटर को, यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, इन्हें कहा जाता है फोसाई। क्या कहा जाता है इनको, फोसाई। ठीक है,
हम इनको क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर दो फोसाई है, इसको नाम दे देंगे हम एस और इसको नाम दे देंगे हम एस डैश। ठीक है, तो यह हमको अब पता हो गया कि बैजवी शक्ल के अंदर हमेशा कितने फोसाई होते हैं, दो फोसाई होते हैं। ये एक पहला फोसाई और ये दूसरा फोसाई, यानी पहला नुक्ता हमारा एस है और ये दूसरा नुक्ता हमारा एस डैश है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, केपलर्स के जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, प्लैनेट का जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, उसके अंदर जो सूरज होता है वो किसी एक फोसाई पर होता है। वो एस डैश पर हो सकता है या वो एस पर होता है। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे कि ये एस के ऊपर उन्होंने क्या बताया कि किसी ये दोनों फोसाई में से एक पर क्या है, सूरज मौजूद है। तो हम यहाँ एस के ऊपर क्या करेंगे, सन को कंसिडर करेंगे कि ये जो दो फोसाई है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में, उसमें से जो एक फोसाई है उस पर क्या है, हमारा सूरज है, सन है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये जो सैयारा है ये बैजवी मदार में गर्दिश कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सूरज के रिस्पेक्ट में ये क्या गर्दिश कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। बैजवी मदार के अंदर हमेशा दो फोसाई होते हैं, उसमें से एक फोसाई पर हम क्या करते हैं, सूरज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अब केपलर, सुनिए उनका स्टेटमेंट क्या है, उनका फर्स्ट लॉ आपने पढ़े हैं, आपको भी पता होगा, मैं भी यहाँ पर इसको बयान कर रहा हूँ। सुनिए कि तमाम सैयारे, जितने भी सैयारे हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तमाम सैयारे सूरज के अतराफ में बैजवी मदार में इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। और सूरज उनका क्या होता है, सूरज उनका उस इलेप्टिकल ऑर्बिट का क्या होता है, फोकस होता है या फोसाई होता है। ठीक है, सूरज क्या होता है, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो दो फोसाई में से किसी एक फोसाई पर क्या होता है, मुतय्यन होता है, फिक्स होता है। ऐसा उनका पहला लॉ है कि तमाम सैयारे सूरज के अतराफ में बैजवी मदार में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं, और सूरज उनका क्या होता है, फोकस होता है। ऐसा केपलर्स अपने फर्स्ट लॉ में बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये केपलर्स फर्स्ट लॉ है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे कि आप डायग्राम में ये बाजू की जो डायग्राम है इसको देख रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर भी हमने क्या किए, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट बताया, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, प्लानेट क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो एक प्लानेट है जैसे हमने यहाँ कंसीडर किए, एक प्लानेट क्या कर रहा है, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो उर्दू में जो फोसाई जिसको हम बोल रहे हैं, इसको उर्दू में नुक्ता मास का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नुक्ता मास का। तो यहाँ पर किसी भी बैजवी मदार में दो नुक्ता मास का होते हैं, एक है हमारा एस और एक होता है एस डैश। तो ये दोनों नुक्ता मास का में से किसी एक नुक्ता मास का पर क्या होता है, हमारा सूरज होता है, और वो उस बैजवी मदार में क्या करते हैं, प्लानेट गर्दिश करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। इसी तरह से क्या है, यहाँ पर हमारा सूरज है, जैसे हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पॉइंट एस के ऊपर क्या है, हमारा सन है। ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में ये बैजवी मदार में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो सैयारा है, वो क्या कर रहा है, इस मदार में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि पॉइंट पी और पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट पी है ये। ठीक है, पॉइंट पी और पॉइंट ए से एक लाइन गुजर रही है, देखिए आप, इस तरह से एक महवर गुजर रहा है यहाँ से, पॉइंट पी से और पॉइंट ए से। तो ये इस महवर को, यानी पी ए जो आपको महवर दिख रहा है शक्ल में, इससे कहा जाता है मेजर एक्सिस। क्या कहा जाता है इसको, मेजर एक्सिस कहा जाता है। यानी शक्ल के अंदर जो हमारा लाइन आपको दिख रहा है, जो महवर दिख रहा है पी ए, ये कहलाता है हमारा मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की ये क्वालिटी होती है कि वो जो बैजवी मदार में हमारे फोसाई होते हैं, जो हमारे नुक्ता मास का होते हैं एस और एस डैश, इससे क्या करता है, वो गुजरता है। तो उस महवर को कहा जाता है मेजर एक्सिस। तो पी ए क्या है, यहाँ पर मेजर एक्सिस है। मेजर के मीनिंग होते हैं बड़ा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो होता है पॉइंट पी से पॉइंट ए तक है शक्ल में, तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होती है, यहाँ देखिए शक्ल में 2a लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि एस और एस डैश का जो सेंटर का नुक्ता है, जो दरमियानी नुक्ता है, वो अगर ओ है, तो यहाँ से एस से ये पॉइंट ए से ये पॉइंट ओ का हम फासला ए कंसिडर करेंगे, और ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए का हम फासला ए कंसिडर करेंगे। तब हम पॉइंट ए से पी का फासला बिल्कुल बता सकते हैं, ये ए है और ये ए है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट पी का फासला क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। तो जो मेजर एक्सिस होता है पी ए, इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, हमेशा 2a होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट ए का दरमियानी फासला ए है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो एक्सिस है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक की जो लाइन है, इसे कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस।
क्या कहा जाता है, सेमी यानी आधा, सेमी मेजर एक्सिस। तो आप मुझे बताइए इसमें सेमी मेजर एक्सिस कौन से हैं। तो पॉइंट पी से पॉइंट ओ, पी ओ, ये भी क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। और पॉइंट ओ से पॉइंट ए यानी ओ ए, ये भी क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमारा पॉइंट पी से पॉइंट ए तक के हैं, ठीक है। और सेमी मेजर एक्सिस हमारा पॉइंट पी से पॉइंट ओ और पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक के जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है। और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, अभी हमने बताया कितनी होती है, ए होती है। कितनी होती है, ए। और जो मेजर एक्सिस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ हमेशा 2a होती है। ये हो गया मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस आपको याद रखना है कि जो दोनों फोसाई से क्या होता है, जो खत से दोनों फोसाई से दोनों नुक्ता मास्का से गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस, बड़ा एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और उसकी लेंथ हमेशा 2a होती है। और उसका जो आधा एक्सिस होता है जिसको सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है, उसकी लेंथ हमेशा स्मॉल a होती है, ठीक है। अब एक और एक्सिस देख रहे हैं आप, जो मेजर एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो मेजर एक्सिस पर क्या है, उम्मूद है। तो इसके अंदर भी आप पॉइंट एम और पॉइंट एन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट एम यहाँ लिख रहे हैं हम, इधर साइड में दिख रहा होगा आपको, पॉइंट एम और पॉइंट एन जो है, ये कौन सा एक्सिस है, तो इसे कहेंगे हम माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप शक्ल में जो देख रहे हैं पॉइंट एम और पॉइंट एन के दरमियान जो एक्सिस है उसे कहा जाता है माइनर, माइनर यानी छोटा, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो शक्ल में एम एन जो है वो क्या है हमारा माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस की भी लेंथ हमको यहाँ दी हुई है, देखिए इधर माइनर एक्सिस जो है हमारा एम एन, उसकी लेंथ कितनी है, 2b है। जैसे इसकी लेंथ मेजर एक्सिस की 2a थी, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी होती है, 2b होती है। अब b यानी क्या, तो पॉइंट जो मरकजी नुक्ता है पॉइंट o से m का जो फासला है वो b है हमारा, चाहे वो पॉइंट o से n का जो फासला है वो क्या हमारा b है, इसलिए b प्लस b क्या हो जाएगा हमारा 2b हो जाएगा। तो जो माइनर एक्सिस होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2b होती है। जैसे हमने यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस देखे थे, इसी तरह से यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस भी होगा, सेमी माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर दो सेमी माइनर एक्सिस दिखेंगे हमको शक्ल में, देखिए आप सेमी माइनर एक्सिस कौन से है, ओ एम और ओ एन, ठीक है। ओ एम ये वाला ओ एम और ये ओ एन क्या है हमारे सेमी माइनर एक्सिस है। और इसकी लेंथ कितनी होंगी, बी। जैसे इसकी लेंथ ए थी इधर, आधा यहाँ से लेकर ए से पी से लेकर ओ तक कितना था, ए। इसी तरह से ये ओ से लेकर एन तक कितना रहेगा, बी। तो जो सेमी मेजर एक्सिस होते हैं, सेमी माइनर एक्सिस होते हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है, बी होती है, ठीक है। और जो माइनर एक्सिस होते हैं, जैसा शक्ल में एम एन दिखाई दे रहा है, वो हमारा उसकी जो माइनर एक्सिस है उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा 2b के मसावी होती है, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो होगी एक्सिस की बात, ये वाला एक्सिस होगा मेजर एक्सिस, ये वाला एक्सिस होगा माइनर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज है, ये पॉइंट पर एस पर हमने सूरज को कंसिडर किया, सन को कंसिडर किया। अब प्लानेट अगर यहाँ है, पॉइंट ए पर है, फिर प्लानेट अगर यहाँ पी पर है, तो पी पॉइंट को देखिए आप और ए पॉइंट को देखिए। तो पॉइंट पी जो है वो सूरज के करीब में है और जो पॉइंट ए है वो सूरज से दूर है। तो जब सैयारा पॉइंट पी पर होता है, जब सैयारा पॉइंट पी पर होता है यानी सूरज के करीब होता है, तब उस पॉइंट को कहा जाता है पेरीहेलियन। क्या कहा जाता है उस पॉइंट को, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीहेलियन। अगर हमारा सैयारा पॉइंट पी पर हो यानी सूरज के करीब हो, इस मुकाम पर हो अगर हमारा सैयारा, तब उस पॉइंट को, पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे, पेरीहेलियन कहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमारा सैयारा पॉइंट ए के ऊपर हो जो सूरज से क्या है, दूर है, तो पॉइंट ए को हम क्या कहेंगे, अगर पॉइंट ए पर हमारा सैयारा अगर मौजूद है तो उसे कहेंगे हम एपीहेलियन। क्या कहेंगे, एपीहेलियन, ठीक है। एपीहेलियन पढ़ा जाता है इसको, एपीहेलियन होता है, ठीक है। तो जो अगर पॉइंट पी पर अगर सैयारा आया तो उसको पेरीहेलियन कहेंगे, और पॉइंट ए पर अगर सैयारा रहेगा जो कि सूरज से बहुत दूर रहेगा तो वो कहलाएगा एपीलियन, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, कि तमाम सैयारे बैज़ी मदार में गर्दिश करते हैं और सूरज उनका क्या होता है, उस बैज़ी मदार का कोई एक नुक्ते मास का होता है, कोई एक, दोनों फोसाई में से कोई एक नुक्ते पर क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ
प्लैनेटरी मोशन। अब देखने वाले हैं हम केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केपलर का जो सेकंड लॉ है, प्लैनेटरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है केपलर का, ठीक है, जिसको सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन या केपलर सेकंड लॉ कहा जाता है, तो उसका नाम यहाँ पर उस लॉ को इस लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया, यानी रकबे का कानून। यानी केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। जैसे पहले लॉ को हमने लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा था, उसी तरह से अब हम जो केपलर्स का दूसरा कानून है उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, यानी रकबे का कानून। अब यहाँ पर हम रकबे के कानून को समझते हैं पहले, ठीक है, फिर हम इसको बयान करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने पहले लॉ में देखा कि जो हमारे, सॉरी ये थोड़ा इस तरह से इसको डबल बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको। केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया। यानी केपलर्स का जो सेकंड लॉ होता है उसे रकबे का कानून, लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इसको बयान करने से पहले हम यहाँ पर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये क्या है? एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें दो फोसाई होते हैं। ठीक है, अब एक फोसाई हम कंसिडर करते हैं, ये वाला। इस फोसाई पर क्या है? हमारा सन है। ठीक है, इस फोसाई पर क्या है? हमारा सन है। यहाँ हम बना लेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ पर इस तरह से क्या है, इस पर सन है। ये पॉइंट जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये क्या हमारा सन है। ठीक है, जो कि इलेप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोसाई पर मौजूद होता है। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट पी पर, यानी इस मुकाम पर हमारा सैटेलाइट है अभी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, जो क्या करेंगी, लाइन पॉइंट पी से सूरज को क्या करेंगी? मिलाएंगी। ठीक है, तो मिला दीजिए आप सूरज से उस पॉइंट पी को एक लाइन की मदद से। यहाँ हमने एक लाइन खींचे, जो लाइन क्या कर रही है? सूरज को क्या कर रही है? उस सैयारे से मिला रही है। तो ये जो लाइन है, तो इसको हम एक पोजीशन वेक्टर के तौर पर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो सन है, अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हो, मबदा हो, यानी ओरिजिन पर अगर हमारा सूरज है और यहाँ पर हमारा पी पॉइंट पर अगर हमारा प्लैनेट है, तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी जो लाइन ड्रॉ की हमने मबदे से पॉइंट पी तक के, तो ये क्या कहलाता है? हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर समझिए आप कि जो सन है हमारा, वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के मबदे के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, और पॉइंट पी कोई जगह पर मौजूद है। तो हमने वहाँ पर उसका पोजीशन बताने के लिए एक पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वो क्या है? आर है। यानी आप यहाँ सिंपल ऐसा समझिए कि हमने एक लाइन खींचा है, जो क्या कर रही है? लाइन सूरज को और उस सैयारों को क्या कर रही है? जोड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर ली, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब क्या होगा? पॉइंट पी पर था हमारा सैयारा अभी। ठीक है, अब हम कुछ देर बाद हमने ऑब्जर्व किए, एक दिन बाद, एक दिन कंसिडर कर लेते हैं आसानी के लिए, कि एक दिन बाद आपने देखे कि ये जो प्लैनेट यहाँ था आपका, वो पी डैश पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? पी डैश मुकाम पर पहुँच गया। तो अब ये रेडियस वेक्टर अब यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं, आर। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर अब हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, यानी ये रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से में इसने कुछ ना कुछ एरिया क्या किया? यहाँ पर बनाया, यहाँ पर एरिया कवर किया इस रेडियस, इस पोजीशन वेक्टर ने। जब वो पहले, जब इब्तदाई मुकाम था उसका, वो पी था। फिर एक दिन बाद हमने उस प्लैनेट को देखे, वो पॉइंट पी डैश पर पहुँच गया। तब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर था, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर इसने यहाँ से यहाँ तक ये क्या किया? एरिया यहाँ पर क्या किया? कवर किया। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, अब आपने कुछ दिन बाद इसको देखे, बहुत यानी 1-1.5-2 महीने बाद आपने देखे कि सैयारा यहाँ पर है। कंसिडर कीजिए आप, इस पॉइंट पर है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है, अभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर। अब आपने उसको फिर एक दिन के बाद में आपने क्या किया? यहाँ से आपने उसको आज देखे, और फिर एक दिन बाद आपने उसको ऑब्जर्व किए, तो वो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचा था, उसी तरह यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया, आर। तो यहाँ पर भी देखिए आपने, जो पोजीशन वेक्टर है उसने यहाँ पर भी कुछ एरिया क्या किया? कवर किया। तो हम ये एरिया को नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, तो केपलर्स का सेकंड लॉ हमको क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है केपलर्स सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है।
ये वाला एरिया जो है, जो पहला एरिया हमने देखे पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश के दरमियान में, और दूसरा एरिया हमने देखे, कोई भी नाम दे दीजिए आप यहाँ पर, क्यू से क्यू डैश के दरमियान में जो एरिया इसने कवर किया, तो ये एरिया हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, केप्लर्स ने अपने लॉ में, कि सेम टाइम इंटरवल के अंदर प्लैनेट सेम रकबा क्या करेगा, तय करेगा, यानी उसका जो रकबा रहेगा वो हमेशा सेम टाइम के अंदर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ का जो एरिया रहेगा हमारा ए, वो एरिया ए डैश के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इसका हम स्टेटमेंट बयान करते हैं, आपको हमने समझा दिए कि सेम टाइम इंटरवल, यहाँ भी जो टाइम इंटरवल था वो एक दिन था, यहाँ भी जो टाइम इंटरवल है वो भी 1 डे का है। तो यहाँ पर सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम एरिया क्या कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कवर कर रहा है। तो यहाँ पर इस बयान को हम क्या कहते हैं, केप्लर्स सेकंड लॉ कहते हैं। अब उर्दू में इसका स्टेटमेंट है कि सैयारे को सूरज से मिलाने, या सूरज से सैयारे को मिलाने वाला ख़त, जिसको हम पोजीशन वेक्टर करें, सूरज से सैयारे को या प्लैनेट को मिलाने वाला ख़त मसावी वक्त में मसावी रकबा तय करता है कि नहीं। मसावी वक्त में मसावी रकबा क्या करता है, तय करता है। तो मसावी टाइम क्या था हमारा, 1 डे, ठीक है। और मसावी रकबा हमारा, जितना रकबा ए का रहेगा उतना ही रकबा किसका रहेगा, ए डैश का रहेगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जो सेकंड लॉ ऑफ एरिया है, केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है, इसको हम मैथमेटिकली भी यहाँ पर अभी प्रूफ करेंगे। तो इतना आगे आपको समझ में कि इसका सेकंड लॉ क्या बताता है, कि सूरज से सैयारे को मिलाने वाला ख़त, सूरज से सैयारे को मिलाने वाला ख़त मसावी वक्त में, या मसावी वक्त में सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम एरिया क्या करता है, कवर करता है। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल लगा उतना ही टाइम इंटरवल इसको यहाँ लगा, यहाँ पर जो एरिया रहेगा वही एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये होता है केप्लर सेकंड लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाते हैं, छोटी सी बनाएंगे हम, आपको समझ में आ जाए इसलिए, नहीं तो यहाँ पर भी हम बता सकते। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर सूरज है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्लैनेट कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट पी पर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर खींचना पड़ेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है, हमारा आर है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कुछ देर बाद हमने इसको ऑब्जर्व किए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेंगे। यहाँ पर हमने एक दिन की बात करे थे, अब हम क्या करेंगे, बहुत छोटा टाइम इंटरवल यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि इस टाइम के अंदर, पहले यहाँ था 0 टाइम में हमारा जो प्लैनेट था वो पॉइंट पी पर था, ठीक है। अब पॉइंट पी पर से, इसको हम सूरज नाम दे रहे हैं ना, इसको एस से जाहिर करेंगे। ये सूरज है हमारा, यहाँ पर हमारा प्लैनेट है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर हमारा जो प्लैनेट है वो यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। इसको नाम दे देते हैं हम ए पॉइंट, कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या है। अब ये पॉइंट पी पर था 0 टाइम में, और छोटे से टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कहाँ पहुँच गया, पॉइंट ए पर पहुँच गया। तो अब हम यहाँ पर भी एक पोजीशन वेक्टर इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमको मुसल्लस मिलता है। क्या मिलता है हमको, एक मुसल्लस मिलेगा कुछ इस तरह से हमको एक मुसल्लस मिलेगा यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कर्व शेप में है, ये तो बैज़वी शक्ल का है। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमने एक बहुत छोटा सा क्या किए, टाइम इंटरवल कंसिडर किए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इसका फासला रहेगा, या जो भी सैयारा यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट ए तक जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा रहेगा, है क्या नहीं। यहाँ पर आप डायग्राम में तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसलिए आपको थोड़ा सा कर्व दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा इमेजिनरी करो, कि ऐसा इमेजिन करो, आप ऐसा फर्ज करो कि उसने बहुत छोटा सा क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उसने जब डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम यहाँ पर इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट है हमारा A, और ये पॉइंट है हमारा S। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि पॉइंट P से पॉइंट A का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या जो यहाँ पर हमको डिस्टेंस देखने को मिला, वो क्या है, हमारा डेल्टा x है। क्या है, डेल्टा x है। यानी यहाँ पर P से पॉइंट A का जो डिस्प्लेसमेंट है, या जो डिस्टेंस है, वो कितना है, डेल्टा x है, ठीक है। यानी ये जो मुसल्लस हमको दिख रहा है यहाँ पर, मुसल्लस SPA, तो इसके अंदर जो जो कायदा है, ये या जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट S से पॉइंट P तक का जो ज़िला है वो कितना है, हमारा R, और पॉइंट P से पॉइंट A तक का जो ज़िला है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, डेल्टा x है,
ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रकबा हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है मुसल्लस का रकबा हमने पढ़े मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ हमारा मुसल्लस का नाम दे देते हैं हम पहले, मुसल्लस SPA, मुसल्लस SPA। दिख रहा है आपको मुसल्लस? आप ड्रॉ करेंगे, अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में डायग्राम में भी है, देखिए मैं डायग्राम में आपको बताया था जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे है हमारा, यहाँ पर पॉइंट P लिए हमने, यहाँ पर पॉइंट क्या लिए हमने, A लिए। ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। ठीक है, और ये जो F दिख रहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन जब करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है कि नहीं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, ये प्लानेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सूरज के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, देखे आपने डायग्राम कुछ इस तरह से है आपकी। तो यहाँ पर मुसल्लस SPA के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मुसल्लस SPA का हम रकबा फाइंड कर रहे हैं। तो हमको पता है मुसल्लस SPA का जो रकबा रहेगा उसको हम डेल्टा A से जाहिर करते हैं। ठीक है, मुसल्लस SPA का रकबा बराबर क्या होगा, रकबा बराबर क्या होता है, मुसल्लस का रकबा बराबर क्या होता है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, है ना। उर्दू में हम बोलेंगे अगर तो उसको बोलेंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। कायदा बोले तो बेस और हाइट बोले तो इर्तिफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे डायग्राम के अंदर बेस क्या है, कायदा क्या है मुसल्लस का, तो मुसल्लस का कायदा है हमारा SP। दिख रहा है आपको, मुसल्लस का कायदा क्या है हमारा SP। तो यहाँ लिख देंगे हम मुसल्लस का कायदा SP। ज़रब इर्तिफ़ा क्या है मुसल्लस का, ये इर्तिफ़ा है PA क्या है, इर्तिफ़ा है। तो ये मिल गया हमको फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये एरिया हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये मिल गया हमको मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा हमारी शक्ल के मुताबिक। अब SP बराबर क्या है हमारी शक्ल में, SP बराबर R है। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 SP की वैल्यू क्या है हमारी, पोजीशन वेक्टर है R। ठीक है, और PA बराबर हमने क्या कंसिडर किए थे, डेल्टा X, है ना। P से A जो था हमारा वो फासला था, मामूली सा फासला, वो क्या है हमारा, PA बराबर डेल्टा X है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन के जो रकबा है हमारा वो क्या मिला हमको, 1/2 R क्रॉस डेल्टा X। अब हमको पता है कि एक फार्मूला हमने पढ़े थे, रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त, ऐसा पता है आपको, रफ्तार बराबर हटाव बटे वक्त। तो हटाव हमारा डेल्टा X है और वक्त है हमारा डेल्टा T। रफ्तार को अगर हम V से जाहिर करते हैं तो ये V इज इक्वल टू रफ्तार बराबर क्या मिलेगा हमको, हटाव बटे वक्त। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा X की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो डेल्टा T जो है वो V के पास चले जाएगा, तो मुझे डेल्टा X बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा X बराबर ये डेल्टा T उधर चले जाएगा तो V क्रॉस डेल्टा T ये मिलेगा ना। तो डेल्टा X बराबर क्या मिला मुझे, रफ्तार की डेफिनेशन पर से डेल्टा X इज इक्वल टू V क्रॉस डेल्टा T। तो ये इक्वेशन में डेल्टा X है, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, V क्रॉस डेल्टा T। तो हम रख देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा A इज इक्वल टू 1/2 R, डेल्टा X की वैल्यू क्या मिली हमको, V ज़रब डेल्टा T। ठीक है, अब डेल्टा T इधर ज़रब में उसको तकसीम में लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ R क्रॉस V। ठीक है, R क्रॉस V, ये V है हमारा। ठीक है, R क्रॉस V। तो यहाँ पर ये हो गया सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम एरिया जो कवर करेगा हमारा पोजीशन वेक्टर, उसकी बात, वो एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या है हमारा, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रकबा जो तय करता है उसकी वैल्यू अगर हमको कांस्टेंट मिलती है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T की अगर वैल्यू हमको कांस्टेंट मिलती है तो हर जगह पर जो एरिया मिलेगा हमको पोजीशन वेक्टर की वजह से वो कैसा रहेगा, हर जगह पर सेम रहेगा। यही तो है हमारा केपलर सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू हमको कांस्टेंट मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो हमारी ज़मीन है या जो भी प्लानेट है ये इस तरह से मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पास में मास होगा अपना, इसका मास होगा, ये पॉइंट P का क्या होगा अपना, ये जो सैयारा है इसका मास m होगा, हम स्मॉल m कंसिडर करेंगे, और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ म्यारे हरकत आ जाएगा, यहाँ पर म्यारे हरकत आ जाएगा जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़े, मोमेंटम इज इक्वल टू जो प्लानेट है उसका मोमेंटम क्या निकाल सकते हैं हम, m ज़रब v। कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब क्या कह रहा था, म्यारे हरकत। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू फाइंड करूँ तो m ज़रब में कहाँ चले जाएंगे, तकसीम में। तो P अपॉन m इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, V, यानी V की वैल्यू क्या मिली मुझे, रफ्तार इज इक्वल टू म्यारे हरकत बटे
कमियत, यानी P अपॉन एम। तो ये इक्वेशन में V है मेरे पास में, उसकी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, P अपॉन एम। तो इधर है हमारा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ क्रॉस R। अब V की वैल्यू हम ये रख सकते हैं P अपॉन एम, ठीक है, P अपॉन एम। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो टर्म देख रहे हैं आप P क्रॉस R, तो ये कहलाती है हमारी ज़ावियाई म्यार हरकत। क्या कहलाती है, ज़ावियाई म्यार हरकत, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये भी हमने इससे पहले के चैप्टर में आपको बताए थे कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, तो जो भी रोटेशन करती है बॉडी उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके मसावी होता है, खती म्यार हरकत ज़रब जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब होता है वो हमारा क्या होता है, ज़ावियाई म्यार हरकत होता है। तो हमारी जो इक्वेशन है इसमें P भी है हमारे पास और उसके साथ ज़रब में हमारे पास में R भी है। तो P ज़रब R की जगह क्या रख सकते हैं हम, ज़ावियाई म्यार हरकत रख सकते हैं, L रख सकते। तो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा अब हमारा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, कैपिटल L अपॉन तकसीम में क्या है M। तो ये फार्मूला इसको हम बराबर लिख लेंगे, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या मिला हमको, L अपॉन 2M। तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर L क्या है, ज़ावियाई म्यार हरकत है उस सैयारे का, उस प्लानेट का, ठीक है, और M क्या है, उस प्लानेट की क्या है, कमियत है। तो ये L भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रकबा जो प्लानेट तय कर रहा है वो हमेशा क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है, यानी एक जैसी मिल रही है। अब आप चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में रकबा फाइंड करो तो उसका भी आंसर आपको यही मिलेगा, L अपॉन 2M। यानी हम ऐसा कह सकते डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू हमको हमेशा क्या मिलेंगी, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T की वैल्यू क्या मिलेंगी हमको, हमेशा कांस्टेंट मिलेंगी। तो इस बात पर से हम ये प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, और ये साबित भी होता है केपलर सेकंड लॉ के सूरज से सैयारे को मिलाने वाला ख़त मसावी वक्त में मसावी रकबा क्या करता है, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रकबा क्या करता है, तय करता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब केपलर्स का हम तीसरा लॉ देख लेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड यानी वक्त दौरा का कानून, क्या कहेंगे हम उसको उर्दू में, वक्त दौरा का कानून। यह है केपलर्स का तीसरा लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स, वक्त दौरा का कानून भी कहते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स यानी वक्त दौरा का कानून कहते हैं, ठीक है। तो हमारी डायग्राम वही रहेंगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखे। एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर सन है इसके एक फोसाई पर, यह हमारा प्लानेट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सन के रिस्पेक्ट में इलेप्टिकल ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी एक खत है जो सूरज को और उस सैयारे को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने अभी डिस्कस किए। तो यहाँ पर केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, जो काय पर डिपेंड करता है, वक्त दौरा पर। तो वक्त दौरा इससे पहले हमने पढ़ चुके दायरवी हरकत में कि जिस्म को एक चक्कर लगाने के लिए, दायरे के मुहित पर एक चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त क्या कहलाता है, वक्त दौरा कहलाता है। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कैसे बयान करेंगे हम, प्लैनेट का या सैयारे का, सैयारे को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए, पूरी एक कंप्लीट गर्दिश इस इलेप्टिकल ऑर्बिट पर एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए, अगर वो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ आ जाता है, जैसे हमारे ज़मीन की बात कर रहे हैं हम, ये ज़मीन है अगर, तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहेगा, 365 दिन रहेगा, 365 दिन रहेगा, है क्या नहीं। तो ये 365 दिन क्या हो गया, हमारे ज़मीन के लिए क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, इसका तीसरा लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वक्त दौरा होता है किसी भी सैयारे का, उसका जो मुरब्बा होता है वो सैयारे को सूरज से मिलाने वाले ख़त, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, उसके मकब के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, देखिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लानेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस भी बन रहा हमारे, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लानेट। यानी हम इसको उर्दू में ऐसा बोल सकते हैं, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, जो वक्त लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले का, या फासला ये है आर हमारा, उस सैयारे का सूरज से फासले का
फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि सही टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब जब भी यहाँ से हम ये तनासुब को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा, ठीक है नहीं, यहाँ से एक कांस्टेंट निकलेगा तो वो कांस्टेंट जो रहेगा उसको हम के से जाहिर कर सकते हैं या उसको कांस्टेंट बता सकते हैं। तो टी इज़ इक्वल टू यहाँ से एक कांस्टेंट निकलेगा क्रॉस आर क्यूब, इसलिए यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉ हमको ये बताता है कि जो रेट और ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, इनके दरमियान रास्त तनासुब है। रास्त तनासुब में क्या होता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यानी जितना दूर जाते जाएगा सैयारा, जो जितना दूर रहेगा उसका टाइम पीरियड भी उतना दूर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जो सैयारा जितने करीब रहेगा सूरज के उसका टाइम पीरियड उतना कम रहेगा। तो ये है केपलर्स का तीसरा कानून। तो ऐसे हम इस तरह से हमारे केपलर्स के तीनों लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ जो है ये कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन का शक्ल का कानून कहते हैं, उसे हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।